हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचल सिंपल स्टडी बाय शैली। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और आज हम कवर करने वाले हैं फरवरी मंथ 2025 के करंट अफेयर्स। इसमें हम सारे ही नेशनल इंटरनेशनल जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं वो देखेंगे। स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और पॉलिटी में क्या नया हुआ है उसे भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम नेशनल अफेयर्स देखेंगे और फिर लास्ट में जो है वो इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमें सबसे पहले ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 देखने को मिलती है नवंबर 25 2024 में, जो कि भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज की गई बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। एंड इसको जो होस्ट किया वो इफ्को ने किया इन कोलैबोरेशन विद आईसीए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अमूल और कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा। तो जो आपको पता है कि इफ्को की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। आईसीए जो है वो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पता है अमूल एंड जो आपके पास कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड है, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। तो फर्स्ट टाइम जो आईसीए की ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस जो है वो इंडिया में देखने को मिली हमें 2024 में, और इसका थीम रहा कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का एक विजन है, सहकार से समृद्धि, इसी के इनलाइन है। मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो सोसाइटी के हर सेक्शन के समृद्धि के लिए जो है वो बनाई जाएंगी और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करती हैं। फिर बात करते हैं हम कि 2025 को प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स की तरह लॉन्च किया है, यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। फिर न्यू कोऑपरेटिव्स कुछ अनाउंस किए गए इंडिया में, जैसे एनसीईएल, एनसीओएल और भारतीय बीज सहकारी समिति। अब एनसीईएल हो गया आपके पास नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, जबकि एनसीओएल नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड। इसके अलावा जो इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ग्रास रूट लेवल पे जो है वो चलाना है, उसके लिए 2 लाख न्यू पैक्स जो है वो हर एक विलेज पंचायत में चलाए जाएंगे। अब पैक क्या हुआ? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। ठीक है, ये बेसिकली इसलिए चलाए जा रहे हैं ताकि कोई भी विलेज जो है वो बिना कोऑपरेटिव सोसाइटी के ना रहे। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप कंबाइंडली कोई काम कर रहे हैं जिसका जो बेनिफिट है वो सोसाइटी के हर एक मेंबर में जो है वो डिवाइड किया जाएगा। अगर आप इसकी फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव जो अलायंस है, तो ये एक्चुअली इंग्लैंड में बनी थी, लैंकशायर नाम का एक प्लेस है वहाँ पे। और रॉकडेल पायनियर्स ने जो है वो एक मूवमेंट शुरू की थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 1844 में। तो जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस आपको देखने को मिलती है, इसकी स्टार्टिंग इज एज ओल्ड एज टिल 1844। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम कवर करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक रहा है लास्ट ईयर का। इसके लिए जो है वो इंडियन जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें 129th अमेंडमेंट बिल लाया गया है। अब देखिए, इसे इंट्रोड्यूस किया है बिल अरुण राम मेघवाल जी ने, जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे लोकसभा में। और इन्होंने इसके अंडर क्या जो है वो बात अपनी रखी है कि आर्टिकल 82A जो है वो इंसर्ट किया जाए आर्टिकल 82 के अंडर, ताकि जो लोकसभा और स्टेट असेंबली के टेन्योर हैं उनको को टर्मिनस बनाया जाए। आपको पता है कि एट प्रेजेंट जो सेंटर के इलेक्शन होते हैं और जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं स्टेट असेंबलीज के, वो अलग अलग टाइम पे होते हैं। तो आपको पता है कि जो अब नेक्स्ट इलेक्शन मेनली सेंटर में आएंगे वो लगभग आपको 2029 में देखने को मिलेंगे, जबकि जो हिमाचल के आपके स्टेट असेंबली के इलेक्शन है वो 2027 में ड्यू हैं। तो इस तरह से अलग अलग टाइम पे जो है वो असेंबलीज और लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। तो ये एक काइंड का बहुत ज़्यादा बर्डन जो है वो फाइनेंशियल बर्डन स्टेट के ऊपर आता है। इसके लिए जो है वो एक प्रोविज़न ये बनाया जा रहा है कि साइमल्टेनियसली पूरे नेशन में सभी असेंबलीज की एक साथ ही चुनाव करवाए जाएं। उसके अलावा क्या हमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है? क्यों को टर्मिनस होने चाहिए
चाहिए आपके टेन्योर, क्योंकि आपको पता है कि अभी यहाँ की सरकार जो है वो उसका टेन्योर एंड हो रहा है, लेकिन सेंटर में अभी भी 2 साल बाकी हैं। तो कहीं न कहीं तो आपको एक मीडियोक्रिटी बनानी पड़ेगी, एक मिडवे ढूँढना पड़ेगा कि किस तरह से इन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जाए। फिर आर्टिकल 82A(3) में जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कंडक्ट करवाए साइमल्टेनियसली लोकसभा और ऑल जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके इलेक्शंस को। फिर जो है वो एक हाई लेवल कमेटी इसके लिए बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो मार्च 14, 2024 में सबमिट की और कैबिनेट ने इसको अप्रूव भी कर दिया था दिसंबर 2024 में। इसके बाद जो है वो बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया गया दिसंबर 2024 में। अब की डिबेट इसमें वन नेशन और वन इलेक्शन में जो चैलेंज देखने को मिलता है वो फेडरलिज्म और आपकी जो स्टेट की पावर है उसको लेके कंसर्न राइज किया जा रहा है कि अगर साइमल्टेनियसली इलेक्शन होते हैं तो अगर बूथ कैप्चरिंग होती है या कोई फॉल्स मीडियम जो है वो इलेक्शन के टाइम यूज़ किया जाता है, तो क्या पूरी कंट्री में दोबारा से इलेक्शन होंगे? ठीक है, फ्री एंड फेयर मीन्स पे क्वेश्चन उठता है। उसके अलावा जब आप सेंटर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और स्टेट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोनों के मुद्दे अलग-अलग हो सकते हैं। तो इस बड़े सिनेरियो में कहीं स्टेट अपना पावर लूज़ ना कर दे, उसके अपने मुद्दे ना दब जाएँ, तो ये भी एक कंसर्न है फेडरलिज्म से रिलेटेड। उसके अगेंस्ट जो इसके फेवर में लोग सपोर्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि इससे जो इलेक्शन का एक्सपेंडिचर है वो कम होगा, बेटर गवर्नेंस होगी, सेंटर एंड स्टेट में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। आई डोंट नो हाउ बट दिस इज से ठीक है। और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी अमेंडमेंट बिल इसके लिए लाई गई, तो 129th अमेंडमेंट बिल जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है और आर्टिकल 83 को जो है वो अमेंड करने के लिए कहती है। फिर लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन लास्ट टू लास्ट ईयर इज ऑल अबाउट वननेस, ठीक है। तो अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट ऑन नवंबर 25, 2024 और इसमें एक फाइनेंशियल आउटले क्रिएट किया गया 6,000 करोड़ रुपीस का फॉर 3 ईयर्स 2025 से 2027 तक। अब ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन बेसिकली है क्या कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे जितनी भी न्यू रिसर्चेस हो रही हैं, जो भी रिसर्च आर्टिकल्स एंड पब्लिकेशन हैं वो देखने को मिले, ठीक है। तो सारे स्टेट्स में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, R&D से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, वो स्कॉलरली जो भी जर्नल हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे उनकी एक्सेस मिल जाए, ठीक है। अब इसको जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है INFLIB नेट अंडर UGC। अब INFLIB नेट क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। इसमें जो है वो लगभग 6,300 इंस्टीट्यूशंस को जो है वो कवर किया जाएगा और इससे लगभग 1.8 करोड़ स्टूडेंट, फैकल्टीज एंड जो रिसर्चर्स हैं वो बेनिफिट होंगे, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है वो उनको सारे रिसर्च आर्टिकल्स और स्कॉलरली जर्नल्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो है वो विकसित भारत 2047 का जो हमारा एक विजन है उसके साथ इनलाइन एक इनिशिएटिव है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और ANFR अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलके जो है वो ये काम किया जा रहा है। इससे जो है वो बार बार जो है वो हर एक पर्सन को न्यू अगर कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ना हो तो उसके लिए कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अब अगर एक ही प्लेटफॉर्म होगा तो ये जो मल्टीपल कॉस्टिंग होती है, मल्टीपल टाइम्स आपको पे करना पड़ता है, ये कम हो जाएगा। तो जो है जर्नल सब्सक्रिप्शन की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी इंडिया में और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिसर्च कर पाएंगे। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इज रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए रियाद ने जो है वो डिज़ाइन किया है एक लॉ ट्रीटी और इंडिया ने जो है वो इसको साइन किया है, द फाइनल एक्ट ऑफ रियाद डिज़ाइन लॉ ट्रीटी। और इसको जो है WIPO के जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सब ने जो है वो एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया। अब WIPO क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो लॉ है बेसिकली रियाद का जो डिज़ाइन किया गया है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज समथिंग यू इनोवेटेड,
एंड यू वांट टू पेटेंट ऑन दैट पर्टिकुलर इनोवेशन, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है वो कुछ रॉयल्टी मिलती है जब भी कोई पर्सन आपकी इनोवेशन को यूज़ करता है, या आपका जो आइडिया है, जो आपकी कोई भी मेडिसिनल पद्धति है, उसमें भी आप पेटेंट कर सकते हैं। तो ये लगभग 2 डेकेड्स की नेगोशिएशन के बाद जो है वो अडॉप्ट किया गया। अब इसको अडॉप्ट करके क्या होगा, प्रमोट की जाएगी इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, स्पेशली फॉर एसएमईज, जो आपके स्मॉल स्टार्टअप्स हैं और जो स्मॉल डिजाइनर्स हैं, उनकी जो इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, उसको चोरी होने से बचाया जाएगा। इसके अंडर जो है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क बनाया गया है, ताकि आप ग्लोबली जो है वो अपने डिज़ाइन को रजिस्टर करवा सकें। इंडिया को क्या बेनिफिट होगा इससे, जो डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन है वो ट्रिपल हो गई है लास्ट डेकेड में, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे होगा। और डोमेस्टिकली भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे आईपीओज और जो डिज़ाइन रिलेटेड आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको फाइल किया जा रहा है। 120% इंक्रीज देखने को मिला है लास्ट 2 ईयर्स में, और 25% इंक्रीज आपको देखने को मिलता है लास्ट ईयर में। तो इट्स इन द फेवर ऑफ इंडिया, इंडियन स्मॉल आर्टिजन्स, और जो यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं, इनोवेशन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के बारे में कुछ फाइंडिंग्स हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। अब देखिए, ये रिपोर्ट हर साल नहीं आती, कुछ सालों के बाद जो है वो सेंट्रल वाटर कमीशन इसको रिलीज़ करता है। तो इंडिया की जो एवरेज एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी थी 1985 से 2023 तक, इसका एस्टिमेट जो है वो लगाया गया था कि 2115 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है वो एनुअली इंडिया में अवेलेबल होगा। 2019 में जो एस्टिमेट था उससे थोड़ा ज़्यादा हमारे पास अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। 1999 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर अवेलेबल था। टॉप 3 बेसिन्स इंडिया में कौन-कौन से हैं? तो देखिए, ब्रह्मपुत्रा बेसिन से 592 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर अवेलेबल होता है, गंगा बेसिन से 581 और गोदावरी से 129 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। 2021 में जो है वो हमें पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1486 क्यूबिक मीटर देखने को मिली, और ये एस्टिमेट है कि 2031 तक ये कम होके 1367 क्यूबिक मीटर रह जाएगी पर कैपिटा। अब मैं बात कर रही हूँ, तो देखिए, वाटर स्ट्रेस कंट्री कहा जाता है अगर हर पर्सन को 1700 क्यूबिक मीटर से कम पानी मिलता है, और वाटर स्कैरसिटी तब कहेंगे हम अगर 1000 क्यूबिक मीटर से कम वाटर पर पर्सन अवेलेबल है, और एब्सोल्यूट स्कैरसिटी देखने को मिलती है अगर 500 क्यूबिक मीटर पर ईयर जो है वो पर पर्सन आपको वाटर अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से इंडिया कौन सी कैटेगरी में आया, वाटर स्ट्रेस कंट्री में, ठीक है। इसको कवर करने के लिए, वाटर स्ट्रेस को कम करने के लिए इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे जल जीवन मिशन, अमृत 2.0, जल शक्ति अभियान और मिशन अमृत सरोवर, जिसमें हम जो है वो मोर देन 75 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो छोटे छोटे सरोवर टाइप बनाएंगे, पॉन्ड टाइप बनाएंगे, जो कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम करेगा। तो इस तरह से वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया की जो की फाइंडिंग्स थी वो हमने देख ली। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब NAPSE के अकॉर्डिंग जो है वो हमने 2020 तक जितने भी स्नेक बाइट के केसेस हैं उनको हाफ करना है। NAPSE नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट एंड विनोमिंग, ठीक है। तो ग्लोबल क्या देखा जाता है कि जो हाफ ऑफ स्नेक बाइट है उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको जो है वो हमें 2020-30 तक कम करना है, हाफ करना है, और WHO का भी टारगेट जो है वो 50% रिडक्शन इसमें देखने को का है। फिर देखिए, इसको लॉन्च किया गया था मार्च 24 में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, और इसके अंडर जो है वो स्नेक बाइट को जो है नोटिफिएबल डिजीज़ बनाना इनका टारगेट है कि जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सब रिपोर्ट करें जितने भी स्नेक बाइट के केसेस आते हैं। इंडिया में जो है वो 4 मेन बिग टाइप ऑफ स्नेक्स देखने को मिलते हैं, इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर और सॉ स्कैल्प्ड वाइपर। लगभग 3 लाख स्नेक बाइट के केसेस एनुअली देखने को मिलते हैं, जिसमें से 2000 की जो है वो डेथ हो जाती है,
ये एक रिपोर्ट है 2016 और 2020 के बीच की। उसके अलावा कर्नाटका में फ़रवरी 2024 में और तमिलनाडु में नवंबर 2024 में इनको स्नेक बाइट नोटिफिएबल डिक्लेयर कर दिया गया है। सो अब देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि ये नोटिफिएबल डिजीज़ होती क्या है? तो ये वो डिजीज़ेज़ या ये वो मेडिकल कंडीशन होती है जिसे डिटेक्ट करने पे हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना कानूनी रूप से ज़रूरी होता है। जैसे किसी एरिया में टीबी डिटेक्ट होता है, कोई एचआईवी एड्स का केस होता है, डेंगू का केस होता है या स्नेक बाइट का कुछ जो केस होता है, वो गवर्नमेंट को जो है वो रिपोर्ट करना होता है हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ को, ताकि एक्चुअल डाटा कलेक्ट किया जा सके और उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ स्टेप्स लिए जा सकें रूरल एरिया और अर्बन एरियाज़ में, उनके रिगार्डिंग जो है वो अवेयरनेस फैलाई जा सके। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ इवेंट्स देख लेते हैं। तो पीएम मोदी ने जो है वो कुवैत विजिट किया दिसंबर 2021 और 22 में 2024 में, और ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर रहे सिंस 1981 के बाद जिन्होंने कुवैत विजिट किया। लास्ट विजिट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने 1981 में की थी। वहाँ पे इन्हें हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर के द्वारा नवाजा गया। इंडिया और कुवैत के जितने भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैं, उनकी जो टाइज हैं उनको एलिवेट करने के लिए ये विजिट काफ़ी हेल्पफुल रहा। एमओयूज साइन किए गए डिफेंस कोऑपरेशन के लिए, कल्चरल एक्सचेंज के लिए और सोलर अलायंस सपोर्ट के लिए। इसके अलावा इंडिया और कुवैत में जो है वो बायलैटरल ट्रेड के लिए भी साइन किए गए एमओयूज। लगभग 10.479 बिलियन यूएस डॉलर्स का बायलैटरल ट्रेड जो है वो ये दोनों कंट्रीज 2023-24 में इन्होंने किया। फिर कुवैत जो है वो 6th लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर है और 4th लार्जेस्ट पेट्रोलियम गैस सप्लायर है इंडिया के लिए। तो इस दृष्टि से अगर आप देखें तो कुवैत जो है वो इंडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है फॉर इट्स एनर्जी नीड्स। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, जो बशर अल असाद है सीरिया में, उसका हमें फॉल देखने को मिलता है। एक्चुअली बशर अल असाद जो है वो वहाँ के प्रेसिडेंट रहे और ये जो है वो दिसंबर 8 2024 को एचटीएस हयात तहरीर अल शाम, इन्होंने जो ये एक रिबेल ग्रुप है, इन्होंने दमस्कस में एंटर किया और जो बशर अल असाद वहाँ पे रूल कर रहे थे वो वहाँ से भाग के रशिया चले गए। इस प्रकार से जो है वो 50 इयर्स का जो रूल था अशद फैमिली का, वो वहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखा और 57 इयर्स ऑफ बेथरिस्ट रूल भी हमें ख़त्म होने को देखने को मिला यहाँ पे। फिर जो रिबेल ग्रुप है एचटीएस हयात तहरीर अल शाम, ये जो है अबूब मोहम्मद अल जुलानी के द्वारा जो है वो लीड किया गया है। एचटीएस जो है वो इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है यूएसए ने 2018 में। इसके बाद जो है वो असाद पहले तो रशिया जो है इसे सपोर्ट कर रहा था वहाँ पे रूल करने के लिए, लेकिन रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से असाद की जो सपोर्ट है वो वीक हो गई। उसके अलावा जो है सीरियन जो सिविल वॉर आपको देखने को मिल रहा था 2011 से, इसके साथ एंड हो गया। लगभग 3,50,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें मारे गए और 13 मिलियन जो हैं वो वहाँ से डिस्प्लेस हो गए। इंडिया ने जो है वो अपने बायलैटरल टाइज सीरिया के साथ रिन्यू किए हैं जब से इसने जो है वो रिज्वाइन किया है अपनी अरब लीग को 2023 में। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, आईसीसी ने जो है वो अरेस्ट वारंट जारी किया है बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट, और आईसिस है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और इन्होंने जो है वो जो पीएम नेतन्याहू हैं और एक्स डिफेंस मिनिस्टर योवा गैलेंट हैं, इनके अगेंस्ट भी अरेस्ट वारंट जारी किया है। और क्या चार्जेस लगाए हैं कि जो भी वॉर से रिलेटेड क्राइम्स हैं और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं, उसमें जो है वो ये दोनों लोग जो हैं वो शामिल थे। इन्होंने जो है जो गाज़ा में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें स्टारवेशन और वॉरफेयर के तौर पे जो है वो स्टारवेशन को यूज़ किया। अब इसके अलावा भी वारंट इशू किए गए हैं हमास लीडर याह्या सिनवार और जो मोहम्मद दैफी हैं उनके अगेंस्ट।
जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है, ये रोम स्टैट्यूट 1998 के अकॉर्डिंग काम करता है और ये कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था 2002 में हेग, नीदरलैंड में। इंडिया इसमें सिग्नेटरी नहीं है, मतलब इंडिया इसके रूल्स को एज सच फॉलो नहीं करता है, बाइंडिंग नहीं है इसके रूल, और ना ही हमने रोम स्टैट्यूट को साइन किया है। क्योंकि ये जो स्टैट्यूट है वो यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसकी पावर्स और सॉवरेनिटी के ऊपर कंसर्न रेज करता है। इसके अलावा यूएस, रशिया, चाइना, इजराइल ये भी इसके सिग्नेटरी नहीं है। और आईसिस जो है वो कोई भी ट्रायल कंडक्ट नहीं कर सकता अगर कोई पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। और जिस भी पर्सन के लिए वारंट जारी किया गया है, अगर वो फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट होगा तभी उसके ऊपर जो है वो फर्दर केस का जो है वो ट्रायल किया जाएगा। अदरवाइज प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी लेकिन उसका ट्रायल नहीं माना जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब रशिया ने जो है वो एक न्यू न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन 2024 में लॉन्च कर दी है और इसको जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन ने अनाउंस किया नवंबर 18, 2024 में, जिसके अंडर जो है वो इन्होंने जो लिमिट लगा रखी थी कि इतना पर्टिकुलर जो है वो अगर रेडियो एक्टिव कोई मटेरियल या न्यूक्लियर मटेरियल यूज़ होता है तो उसको वायलेशन मानेंगे, उस थ्रेशोल्ड को कम कर दिया गया है। कन्वेंशनली जो है वो अब अगर रशिया के ऊपर कोई न्यूक्लियर पावर अटैक करेगी तो उसको न्यूक्लियर रिस्पॉन्स के लिए एलिजिबल माना जाएगा। मतलब रशिया भी रिटेलिएट कर सकता है न्यूक्लियर अटैक के थ्रू। अब न्यूक्लियर रिटेलिएशन ए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डिप्लॉयड अगेंस्ट रशिया। इवन अगर ऐसा कोई वेपन जो है वो रशिया के अगेंस्ट डिप्लॉय किया जाता है तब भी न्यूक्लियर रिटेलिएशन रशिया कर सकता है। कन्वेंशनल और न्यूक्लियर अटैक ऑन बेलारूस, अगर किसी ने बेलारूस के ऊपर अटैक किया तो भी रशिया इसको अपने ऊपर अटैक की तरह देखेगा। ठीक है, इसने जो है वो ऑल्सो अलाइन रशिया विद रशियाज 2021 नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन updated following USA permission to Ukraine to use ATACMS, a long range मिसाइल। ठीक है, तो ये जो ATACMS है ये आर्मी टेक्टाइल मिसाइल सिस्टम है जो यूएस का एक मिसाइल सिस्टम है और यूक्रेन में डिप्लॉयड है। तो आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो यूएसए ने यूक्रेन को इस वॉरफेयर मिसाइल को यूज़ करने की परमिशन दे दी है ताकि वो उसको रशिया के अगेंस्ट यूज़ कर सके। और जो भी उनके आर्मी बेसिस हैं या जो आपके डिफेंस से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड कोई बेस है उसको उड़ाने के लिए इस मिसाइल को जो है वो यूज़ किया जा सकता है। ये जो है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और लॉन्ग रेंज मिसाइल है, लगभग 300 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और ये जीपीएस गाइडेड मिसाइल है। तो इस तरह से रशिया ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को थोड़ा सा रिन्यू किया है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। तो न्यू डायरेक्टर जनरल ब्रह्मोस एरोस्पेस का जो है वो 1 दिसंबर 2024 को डॉक्टर जयतीरथ राघवेंद्र जोशी जी को बनाया गया। न्यू आईसिस चेयरमैन इंडियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो जय शाह बने हैं। ये यंगेस्ट आईसिस के चेयरमैन हैं, 36 ईयर्स के और 5th इंडियन है। 26th आरबीआई गवर्नर जो है वो 11 दिसंबर 2024 को देखने को मिलते हैं। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। उसके बाद न्यू एमडी ऑफ एसबीआई देखने को मिले राम मोहन राव अमारा। और न्यू FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप दिसंबर 2024 को देखने को मिली। इसमें डी गुकेश जो है वो न्यू चैंपियन बने इंडिया के और ये यंगेस्ट एवर हैं, 18 साल की उम्र में जो है ये वर्ल्ड चेस चैंपियन बने। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब चेस से रिलेटेड इंडिया के कुछ हिस्टोरिक अचीवमेंट रहे, जैसे डी गुकेश ने जो है वो डिंग लेरेन चाइना के जो प्लेयर हैं उनको डिफीट किया सिंगापुर में। उसके बाद डी गुकेश जो है वो यंगेस्ट FIDE के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बने 18 ईयर्स की एज में। यंगर देन गेरी कास्पारोव जो कि सबसे छोटे चैंपियन थे 1985 में, 22 ईयर्स की एज में बने थे। और प्राइज फंड जो है वो इसके लिए $2.5 मिलियन रहता है। 14 राउंड क्लासिकल फॉर्मेट में ये जो है गेम कंडक्ट होती है। अर्जुन इरिगाइशी जो है ये इलाइट
2800 का जो येलो रेटिंग क्लब होता है चेस में, उसमें एंटर किए हैं 1 दिसंबर 2024 को। और गाइशी जो है वो सेकंड इंडियन हैं जो इस क्लब में एंटर हुए हैं विश्वनाथन आनंद जी के बाद। और एट 21 ही बिकेम इंडियाज टॉप रेटेड प्लेयर इन सितंबर 2024। ठीक है, तो अर्जुन के बारे में आपको पता होना चाहिए और डी गुकेश के बारे में पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड के यंगेस्ट FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियन है एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। फिर इसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो आर अश्विन ने जो है वो रिटायरमेंट ली थी इंटरनेशनल क्रिकेट से 2024 में, और ये इन्होंने 537 विकेट्स ली, जो अनिल कुंबले के बाद सेकेंड हाईएस्ट हैं। इंडिया जो है वो इन्होंने जूनियर मैन एशिया हॉकी कप 2024 जीता पाकिस्तान को हरा के। फिर इंडिया ने जो है वो ACC विमेन अंडर 19 एशिया कप भी जीता 2024 में। बांग्लादेश ने जो है वो अंडर 19 ACC मेंस एशिया कप जीता, और इंडिया को हरा के जो है वो इन्होंने ये कप अपने नाम किया। मुंबई ने जो है वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती 2024 और 25। आपको पता है कि ये ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है और T20 फॉर्मेट में जो है वो बिटवीन द स्टेट्स खेली जाती है। फिर फीफा वर्ल्ड कप 2030 जो है वो मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन जो है वो इसके मेन होस्ट रहेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2034 जो है वो सऊदी अरेबिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वेरिस्टपेन जो है वो F1 वर्ल्ड चैंपियन 2024 के बने। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2024 जो है वो विनीशियस जूनियर ब्राजील के देखने को मिलते हैं, और बेस्ट फीफा वीमेन प्लेयर 2024 की एटिना बोनमाथी स्पेन से जो प्लेयर हैं वो बनी। उसके बाद हम टेक्नोलॉजी और साइंस में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं वो देख लेते हैं। तो ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इसरो के साथ मिलके इन्होंने प्रोब 3 सैटेलाइट लॉन्च करी है। इसरो का जो PSLV C59 लॉन्च व्हीकल है उसे यूज़ किया गया, और वर्ल्ड का ये फर्स्ट प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है। 2 सैटेलाइट्स जो हैं वो इसमें अंतरिक्ष में जाएंगे, और ये 150 मीटर जो हैं वो एक आपस में डिस्टेंस में 150 मीटर के डिस्टेंस पे साथ-साथ जो है वो फ्लाई करेंगे। इस मिशन का मेन जो टारगेट है, गोल है, वो ये है कि ये सन के इनर कोरोना को ऑब्जर्व करेंगे। एक सोलर एक्लिप्स की ऑब्जर्वेशन हर 19 और 36 मिनट्स अपार्ट जो है वो ये उसको ऑब्जर्व करेंगे। स्पेसक्राफ्ट इसमें कोरोनोग्राफी स्पेसक्राफ्ट यूज़ किया गया है, और ऑकल्टर स्पेसक्राफ्ट OSC यूज़ किए गए हैं। अब ये दोनों स्पेसक्राफ्ट जो हैं, अब देखिए ये जो ऑकल्टर स्पेसक्राफ्ट है ये बेसिकली एक ढाल की तरह काम करता है कि जो सन से रेज आ रही हैं वो वैसे ही ब्लॉक हों जैसे कि नेचुरल जब सोलर एक्लिप्स होता है उस टाइम ब्लॉक होती हैं, और हम उसके कोरोना वाला जो एरिया है उसको स्टडी करते हैं। इसके पीछे 150 मीटर पीछे जो है वो कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट उड़ता है, जो इस ब्लॉक लाइट के आसपास से दिखने वाला जो सोलर कोरोना की तस्वीरें हैं उसको कैप्चर करता है, उस डेटा को रिकॉर्ड करता है, और ये दोनों ही बहुत ही प्रिसाइज फॉर्मेशन में उड़ते हैं। और ये जो है वो एक दूसरे की पोजीशन के साथ इसलिए इतने ज़रूरी हैं क्योंकि जो कोरोना है वो तभी स्टडी किया जाता है जब सन रेज कुछ हद तक जो है वो ब्लॉक्ड होती हैं। तो ईशा ने जो है वो चूज़ किया PSLV XL और वेगस सी को, क्योंकि जो वेगस सी है वो पहले इसको हैंडल नहीं कर पाया, इसलिए PSLV XL की तरफ ये मूव किए। उसके बाद जो है वो launched as dedicated commercial mission of NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और इनका एक्सपेक्टेड जो मिशन लाइफ है वो 2 साल है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए मेडिकल वर्ल्ड में क्या क्या ब्रेक थ्रू हमें देखने को मिली। तो स्मार्ट इंसुलिन NC2215 जो है वो बनाई गई। ये जो है वो ब्लड शुगर के लिए रियल टाइम में रिस्पॉन्ड करेगी, मतलब ये अपने आप ही स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ होके जो है वो शुगर को के लेवल को मेंटेन करेगी। और इस टाइप की जो इंसुलिन है ये पर्सन को हफ्ते में केवल 1 इंजेक्शन लेना पड़ेगा। एट प्रेजेंट आपको पता है कि जो भी शुगर से डील करते हैं लोग वो हर रोज़ ही लगभग इंजेक्शन लेते हैं। तो इस स्मार्ट इंसुलिन का ये एक न्यू ब्रेक थ्रू है कि
हफ्ते में एक बार लेना पड़ेगा और ये अपने लेवल को अपने आप मैनेज करेगा। ठीक है। अभी तक इसको जो है वो रैट्स एंड पिग्स पे टेस्ट कर लिया गया है और ह्यूमन ट्रायल अभी बाकी है। इसके अलावा फर्स्ट इन ह्यूमन जीन थेरेपी फॉर हीमोफीलिया ए जो है वो इंडिया में कंडक्ट की गई है। हीमोफीलिया ए आपको पता है कि ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड डिजीज है। ब्लड जो है वो प्रॉपरली क्लॉट नहीं करता है और एक्सेसिव ब्लीडिंग होने का जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और इस न्यू जीन थेरेपी को जो है वो बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी CSCR और CMC वेल्योर ने जो है वो मिलके कंडक्ट किया है। CSCR सेंटर फॉर स्टेम सेल रिसर्च है, जबकि CMC आपको पता है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्योर है। इसमें इन्होंने लेंटिविरल वेक्टर का यूज़ किया है और फैक्टर 8 जीन को जो है वो ह्यूमन में इंट्रोड्यूस किया है स्टेम सेल्स में, पेशेंट में। ठीक है। इससे क्या होता है कि जो बॉडी है वो नॉर्मल जो क्लॉटिंग प्रोटीन है उसकी फॉर्मेशन करना शुरू कर देती है। इसको अभी तक 5 पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल किया गया और उन पांचों ही पेशेंट में कोई भी ब्लीडिंग जो है वो नहीं देखने को मिली। मतलब एक काइंड ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल रहा। इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट हीमोफीलिया ए पेशेंट पूल जो है वो कंटेन करता है। लगभग 40,000 से 1 लाख पेशेंट जो है वो हीमोफीलिया से इंडिया में जूझ रहे हैं। सो ये 2 मेन ब्रेक थ्रू डिस्कवरीज रही मेडिसिन से रिलेटेड। अब हम अवार्ड्स एंड पास अवेज देख लेते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आपको पता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। ये दिसंबर 26 2024 में जो है वो पास ऑन कर गए एट द एज ऑफ 92 एम्स दिल्ली में। फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो अपने टाइम में मनरेगा, RTI, RTE, फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स लेके आए, लेजिस्लेशंस लेके आए। इनको इंडियन इकोनॉमी का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। जो 1991 में आपको LPG रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, उस टाइम ये इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे अंडर द लीडरशिप ऑफ नरसिम्हा राव जी। तो इनको जो है वो इंडियन इकोनॉमी का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। उसके बाद उस्ताद जाकिर हुसैन आपको पता है तबला मास्टर थे। ये 4 टाइम ग्रैमी विनर हैं। ये भी दिसंबर 15 2024 को एट द एज ऑफ 73 जो है वो इनकी डेथ हो गई। ये जो है वो पद्म विभूषण अवार्ड भी रहे हैं और ग्रेटेस्ट तबला प्लेयर रहे हैं इनकी जनरेशन में। फिर SM कृष्णा जो एक्स CM थे कर्नाटका के और एक्स EAM हैं। ये भी इनकी डेथ हो गई दिसंबर 10 2024 में एट द एज ऑफ 92। और इन्हें जो है वो बेंगलोर की जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है उनका निर्माता माना जाता है। इसके अलावा ये गवर्नर भी रहे महाराष्ट्र के 2004 से 2008 के बीच में। देखिए अवार्ड्स की अगर बात करूं तो टर्नर प्राइज 2024 में जसलीन कौर को दिया गया। इंडियन हेरिटेज आर्टिस्ट हैं, ग्लासगो में ये पैदा हुई हैं। और टर्नर अवार्ड आपको पता है आर्ट, आर्किटेक्चर और जो भी कल्चर से रिलेटेड कुछ इनोवेटिव काम है, कहीं मूर्ति कोई बन रही है, कोई बहुत ही इनोवेटिव आर्ट वर्क किया गया है, तो उसके लिए टर्नर प्राइज दिया जाता है। फिर फीफा बेस्ट मैन प्लेयर 2024 जो है वो विनीशियस जूनियर ब्राज़ील के जो प्लेयर हैं उनको दिया गया। और IFI 2024 गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है वो टॉक्सिक फिल्म को दिया गया है, जो कि शाओले बेलीवेटे के द्वारा डायरेक्टेड है। इसके अलावा इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 जो है वो विक्रांत मैसी को दिया गया। और प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है वो कुवैत में अवार्ड दिया गया, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ठीक है, कुवैत का हाईएस्ट ऑनर है ये अवार्ड। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पार्लियामेंट विंटर सेशन देखने को मिला 2024 में, जिसमें कुछ की फाइंडिंग्स इस तरह से रही कि लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 54% देखने को मिली और राज्यसभा की 40%। इसमें कुछ बिल्स पास किए गए, जैसे बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल्स, जैसे रेलवे अमेंडमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल्स पास किए गए। बैंकिंग लॉ जो है वो बैंक फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए लाए गए, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे की जो सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए रेलवे अमेंडमेंट बिल। जबकि डिजास्टर से जो है निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल्स लाए। फिर बॉयलर्स बिल 2024 जो है
वो लाया गया जिसने बॉयलर एक्ट 1923 को रिप्लेस किया। बॉयलर बेसिकली इंडस्ट्रीज़ में जो बड़े-बड़े बॉयलर्स यूज़ होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ रहे थे उनकी सेफ्टी से रिलेटेड, तो उन रेगुलेशंस को बनाने के लिए ये बिल लाया गया। इसके अलावा भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पास किया गया, जिसके अंडर अब सिंगल विंडो क्लीयरेंस मिलेगी जितने भी एविएशन पर्सनल्स होंगे उनको। भारतीय वायुयान विधेयक जो है वो दोनों हाउसेस में पास कर दिया गया है। इसके अलावा भारत ने जो है वो 75th अपनी कॉन्स्टिट्यूशन एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी, जिसमें 4 थीम रहे कॉन्स्टिट्यूशन के से रिलेटेड। सबसे पहले प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सेलिब्रेटिंग द ग्लोरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 थीम जो है वो 75th एनिवर्सरी के आपको थीम देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। फिर मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 लेके आए, जिसमें हम मैरीटाइम फ्रेमवर्क को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी आपके वाटर वेसल्स हैं उनकी मेंटेनेंस, उनकी जो पाथ हैं उनसे जो हम ट्रेड करते हैं उन सब चीज़ों को ऑनलाइन करने की जो है वो एक पहल ये थी। प्राइज फॉर पीस 2023 दिया गया डेनियल बेरेनबोइम अली अबू अवाद को, और वहीं सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 फिलिप नॉइस को ऑस्ट्रेलिया के। न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल जो है वो वल्देक उरुइजा को दिया गया, और जो आपके पास सखारोव प्राइज 2024 है उनके जॉइंट विनर रहे हैं मारिया कोरिना मचाडो और एडमंड गोजालेस उरुतिया। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 के विनर जो है वो रियल मैड्रिड रहा है। इसके अलावा जो है वो लेट्स मूव ऑन टू स्पोर्ट्स। 14th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024 उड़ीसा ने जीती है। वहीं पे WTA फाइनल सिंगल्स टाइटल जो है वो कोको गाउफ यूएसए के प्लेयर हैं उन्होंने जीता, जबकि ATP फाइनल 2024 का सिंगल्स टाइटल है ये जेनिक सिनर इटली के प्लेयर ने जीता है। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन 2024 पंकज अडवाणी रहे हैं इंडिया के, और मेंस बैलन डी'ओर अवार्ड 2024 मेंस का जो है वो रॉड्री स्पेन ने जीता है, जबकि विमेंस का आइटाना बोनमाथी स्पेन की जो प्लेयर हैं उन्होंने जीता है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इंटरनेशनल अगर हम देखें तो न्यू प्रेसिडेंट नामीबिया के बने हैं नेटुम्बो नंदी नांदित्वा। ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है नामीबिया की। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर कहीं पे गड़बड़ है तो। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 डोनाल्ड ट्रंप USA के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। मिस यूनिवर्स 2024 जो है वो विक्टोरिया कजाइर थाइलविग बने हैं डेनमार्क के। कंट्री जिन्होंने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 सबसे ज़्यादा टॉप पे जो रहे हैं वो USA थर्ड रहा है, मतलब थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर के लिए फर्स्ट रहा है, और इंडिया जो है वो 49th रैंक पे रहा है। UNGA ने जो है वो दिसंबर 21 को जो है वो वर्ल्ड मेडिटेशन डे डिक्लेयर किया है, और इंडिया ने जो है वो इसके लिए इनिशिएटिव लिया है कि हम इसमें हेल्प करेंगे मेडिटेशन डे, वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट करने में। फिर लेट्स मूव ऑन टू सम हिस्टोरिक एंड कल्चरल फैक्ट्स अबाउट इंडिया। तो देखिए डायनोस एक दरबार में डेमेकस को किंग टॉलमी ने जो है वो भेजा था, और ये इजिप्ट के राजा थे। इन्होंने एम्बेसडर के तौर में डेमेकस को जो है वो किंग बिंदुसार के दरबार में भेजा था। फिर ऋग्वैदिक नेम झेलम और रावी नदी के क्या क्या हैं, तो ये हमने HPGK में कवर किया है। वितास्ता और पुरुषनी ने कहते हैं। तबागत ए नसीरी ये बुक, इसके ऑथर कौन है? मिनहाजुल सिराज। फिर दिल्ली सल्तनत हु डिक्लेयर हिमसेल्फ खलीफ, किस दिल्ली सुल्तान ने खुद को खलीफा डिक्लेयर किया था? तो वो थे सुल्तान मुबारक खिलजी। फिर उसके बाद विजयनगर रूलर जिन्होंने 10,000 मुस्लिम वोमेन अपनी आर्मी में रखे थे वो थे किंग देवराय टू।
इसके अलावा ऋग्वेद में कौन से मंडल में जो है वो पुरुषुक्ता के बारे में यानी कॉस्मिक बीइंग के बारे में बताया गया है, तो 10th मंडल में। फिर मुगल एम्परर जिन्होंने इंग्लिश खान का टाइटल विलियम हॉकिंस को दिया था वो रहे जहांगीर। बंगाल रूलर हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका वो थे मुर्शिद कुली खान। फर्स्ट मराठा पेशवा टू अटैक दिल्ली पेशवा बाजीराव वन। मुगल रूलर शाह बेखबर जिन्हें कहा जाता था वो है बहादुर शाह वन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार आपके एसएससी के एग्जाम्स में, बैंकिंग के एग्जाम्स में, कि शाह बेखबर किसे कहते थे, तो बहादुर शाह वन को कहते थे। फिर इसके अलावा रिसेंटली जो है वो अष्टलक्ष्मी 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कहा गया है और ये एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, इनके आर्ट कल्चर और जो हैंडीक्राफ्ट हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह इस इनिशिएटिव को चलाया जा रहा है, ताकि वहाँ के जो लोकल आर्टिजियन है और हैंडक्राफ्ट मैन हैं वो अपनी जो जीआई टैग्स हैं और वहाँ के जो कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे शोकेस कर सकें। इसमें असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम स्टेट जो है वो शामिल हैं। फर्स्ट इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव जो है वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है 2024 में। फिर लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम थोड़ा सा देख लें तो पार्लियामेंट किसे कहते हैं? पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा ये तीनों चीजें आती हैं और पार्लियामेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन आपको आर्टिकल 79 में देखने को मिलती है। फिर यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 में दिया गया है। इलेक्शन ऑन एडल्ट सफरेज जो है वो आर्टिकल 326 में दी गई। एडल्ट सफरेज आप सबको पता है कि वयस्क होने पे हर कोई जो है वो मत दे सकता है, 18 प्लस जिसकी भी एज है, इसमें कोई भी कास्ट, रिलीजन, सेक्स इसके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तो ये जो है वो हमारे आर्टिकल 326 में कहा गया है। फिर जो चेयरमैन थे हमारे फंडामेंटल कमेटी के वो थे सरदार पटेल जी। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो है वो कब पार्लियामेंट में आप ला सकते हैं? जब उसे कम से कम 50 मेंबर्स ऑफ लोकसभा की जो है वो सपोर्ट हासिल हो। प्रेसिडेंट कीप द बिल फॉर इनडेफिनिट टाइम, इस टाइप की पावर को क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट की पॉकेट विटो। इसमें कोई बिल जो है वो अपनी पॉकेट में रख लेगा और उसका बारे में कभी कोई डिस्कशन नहीं होगी। अगर प्रेसिडेंट रिटर्न करता है बिल को रिकॉग्निशन के लिए तो उसे सस्पेंसिव विटो कहते हैं, कुछ टाइम के लिए, मतलब बिल को सस्पेंड कर दिया गया है। फिर इलेक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्ट 15 में आते हैं। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो 12 अक्टूबर 1993 में बना था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन जो है वो 6 जुलाई 2021 में यहाँ पे बनी है इंडिया में। आर्टिकल 82A में जो थर्ड पार्ट है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करवाएगा साइमल्टेनियस इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ आर्टिकल 82(3)A पार्ट 3 के बारे में हमने बात की थी। फिर ONOS वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात हमने करी थी, उसमें 6000 करोड़ का जो है वो फंड रखा गया है 2025 से 2027 में। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात कर लें थोड़ी सी, तो गांधी जी ने जो है वो स्वराज कौन सी मूवमेंट के बाद प्रॉमिस किया था? तो स्वराज दिलाऊंगा ये कहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो उन्होंने चलाई थी उसके बाद। अटेंडेड कौन सा ऐसा मेंबर था जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। गांधी जी ने कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी? प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। फिर गवर्नर जनरल एट जलियांवाला बाग, उस टाइम इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ब्रिटिश प्लान टू अरेस्ट गांधी कौन सी मूवमेंट के बाद? क्विट इंडिया के बाद, और इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन जीरो आर चलाया था। फिर द इंडियन सोशलिस्ट जर्नल किसने चलाया? तो ये बनाया था श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने। INC प्रेसिडेंट 1907 में जब एक्सट्रीमिस्ट कौन प्रेसिडेंट रहे? तो बाल गंगाधर तिलक जी। फिर यूनाइटेड एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स इन वर्ल्ड वॉर 1, जब पहली विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो जो इंडियन आपको पता है नेशनल मूवमेंट में दो तबके थे, एक मॉडरेट थे, एक एक्सट्रीमिस्ट थे, तो वो दोनों जो है वो वापस एक साथ आ गए थे। किसके वजह से? एनी बेसेंट जी ने इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट किए थे। फिर गांधी जी ने जो है वो साबरमती आश्रम कब एस्टेब्लिश किया? 1916 में अहमदाबाद में। वंदे मातरम बायोग्राफी ऑफ सॉन्ग, ये
इस बुक के ऑथर कौन है? सब्यसाची भट्टाचार्य। फिर फर्स्ट यूरोपियन जिन्हें इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो थे जॉर्ज यूले। इलाहाबाद में जब सेशन था 1888 में, तब इन्हें जो है वो प्रेसिडेंट बनाया गया था आईएनसी सेशन का। फिर आपके पास रॉकडेल पायनियर्स जो हैं, इन्होंने मॉडर्न कोऑपरेटिव्स को बनाया था 1844 में लैंकशायर इंग्लैंड में। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स जो है वो फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को जो है हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स के तौर पे मनाया जाता है सिंस 1923। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी। तो एल्गी और फंजाई की इंटरेक्शन जो लाइकन बनाते हैं, किस टाइप की इंटरेक्शन है? जैसे हमने साइंस में पढ़ा है, म्यूचुअलिज्म होता है, पैरासिटिज्म होता है, कॉपरेशन होता है, तो ये है म्यूचुअलिज्म। दोनों को बेनिफिट होता है, एल्गी को भी फंजाई को भी। एचआईवी जो है वो हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। वाइल्ड एश सेंचुरी इंडिया में जो है वो लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को जो है वो कौन कंट्रोल करता है? जो हमारे पेड़ हैं, फॉरेस्ट है, ठीक है। स्पेसिफिक प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम इज निश। जहां वो रहता है दैट इज हैबिटेट, उसमें जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है दैट इज निश, ठीक है। सॉइल जो पैडी कल्टीवेशन के लिए आइडल है वो है एलुवियल सॉइल। रेड कलर का सॉइल में जो रेड कलर होता है वो किस वजह से होता है? वो आयरन की प्रेजेंस से होता है। वाइट कलर सॉइल का मैंगनीज ऑक्साइड की वजह से होता है। मॉडर्न मेथड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ गुआवा इज स्टूलिंग। अब आप कहेंगे कि मैम ये स्टूलिंग क्या है? तो देखिए, एक ब्रांच को जो है वो कट किया जाता है, ठीक है। एक पेरेंट जो है वो स्टॉक है, उसके ऊपर शियॉन लगती है। तो आपको पता है कि स्टॉक एंड शियॉन में जो आपके पास स्टॉक है उसको लगाया जाता है, फिर उसके अराउंड जो है वो मिट्टी लगा दी जाती है, ठीक है। उसको फिर रैपर से कवर कर दिया जाता है प्रॉपरली। तो जहाँ पे आपने कलम लगाई है बेसिकली अपनी कट करके और अराउंड मिट्टी लगाई है, तो वहाँ कुछ रूट्स डेवलप हो जाती हैं कुछ टाइम के बाद। उसके बाद आप कुछ डेज के बाद जब रूट्स डेवलप हो गई हैं तो उस स्टॉक को वहाँ से अलग करते हैं। जो रूट्स उस स्टॉक में आई हैं उसको न्यू प्लेस पे लगा देते हैं और उससे नया प्लांट बन जाता है। इसको स्टूलिंग कहते हैं। फिर जो हेन एंड चिकन डिसऑर्डर है वो ग्रेप्स में देखने को मिलता है बोरोन की कमी से। और जो चारकोल रॉट डिजीज मेज में देखने को मिलती है वो एक फंगल इन्फेक्शन है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम एक बार फिर से स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ चीजें देख लेते हैं। तो खोंग खांगजेई कहा जाता है मणिपुर में फुट हॉकी को, ठीक है। इंडिया ने जो है वो हॉकी में गोल्ड मेडल लाया है ओलंपिक्स में, कितनी बार? 8 टाइम्स। बीमर एंड डेड बॉल ये टर्म्स क्रिकेट में यूज होती हैं। जॉकी, पंटर या स्टेपलेक चेज जो है वो हॉर्स रेसिंग में यूज होती है। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 दिया गया है विक्रांत मेसी को। और प्रसार भारती ने एक ओटीटी जो है वो प्लेटफॉर्म शुरू किया था। ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन सा? उसका नाम है वेव्स। फिर न्यू सेक्रेटरी जनरल इंटरपोल के कौन है? वॉल्देसी उरुजिया, ये ब्राजील के हैं। उरुग्वेजा, सॉरी, वॉल्देसी उरुक्विजा। फिर मिस वर्ल्ड 2024 के जो हैं वो विक्टोरिया गाजेरी थालीविग हैं डेनमार्क की। और फेसबुक का नेम जो है वो चेंज करके अब मेटा कर दिया गया है। हेडक्वार्टर है IAEA का वियना ऑस्ट्रिया में। सो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस कर। और IAEA आपके पास है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके अलावा जो है वो ज्योग्राफी और साइंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। तो देखिए, ग्रेनाइट और गैब्रो ये दो इग्निशियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। कैनरी और लेब्राडोर करंट आपको अटलांटिक ओशन में देखने को मिलती हैं। लोकल विंड्स जिनका नाम बोरा है इटली में चलती हैं। हूवर डैम USA में कोलोराडो रिवर के ऊपर है। ओशियन करंट्स फ्रॉम ताइवान स्ट्रेट टू बेरिंग स्ट्रेट आर नोन एज क्यूरोशियो करंट्स, ठीक है। इनके बारे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कौन से ओशियन में देखने को मिलते हैं और कहाँ से कहाँ तक चलते हैं। विंटर रेन इन नॉर्थ इंडियन प्लेन इज बिकॉज ऑफ मेडिटेरियन सी डिप्रेशन, जिसको आप विंटर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी कहते हैं।
instrument to measure the relative humidity is hygrometer. Atoms of different elements with same neutron, आपको पता है अलग अलग एलिमेंट्स में कई बार सेम न्यूट्रॉन होते हैं तो उन्हें आइसोटोन कहते हैं. साइंटिफिक स्टडी ऑफ मून को सेलिनोलॉजी कहते हैं. केमिकल यूज्ड इन आर्टिफिशियल रेन, सिल्वर आयोडाइड. विटामिन की डेफिशिएंसी जिससे पैरानीशियस एनीमिया होता है, विटामिन B12. हेडक्वार्टर ऑफ IAEA है वियना ऑस्ट्रिया में, ये हम लास्ट स्लाइड में भी कवर कर चुके हैं. एक बार इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में देख लें तो न्यू कैग ऑफ इंडिया हैं के संजय मूर्ति. प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की 2024-25 में जो है वो हर्षवर्धन अग्रवाल जी रहे हैं. उसके बाद एजेंसी ऑफ रेगुलेटिंग म्यूचुअल फंड कौन रेगुलेट करता है, सेबी. नेशनल टूरिज्म डे इन इंडिया जनवरी 25 को मनाया जाता है. केलकर कमेटी आपको पता है टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड और टैक्स रिबेट से रिलेटेड एक कमेटी है सेक्शन 88 के अंडर. मेजर एम ऑफ डिवेल्युएशन जो है टू एनकरेज द एक्सपोर्ट. जब भी कोई कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को जो है वो कम करता है, डीवैल्यू करता है, तो वो बेसिकली एक्सपोर्ट को ज़्यादा करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर यहाँ वैल्यू कम होगी करेंसी की तो फॉरेन लोगों को जो है वो इजीली उस चीज़ को परचेज करने में हेल्प मिलेगी. अब जीडीपी और एनडीपी में डिफरेंस बेसिकली कंजम्पशन ऑफ फिजिकल कैपिटल का रहता है. फिर इंडिया में जो है वो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर आता है. इंडिया जो है वो एनआरआई में 2024 में 49th रैंक पे है आउट ऑफ 60 कंट्रीज. ठीक है. नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट है ये बेसिकली, जिसमें इंडिया कितना जो है वो इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ों को यूज़ करने के लिए रेडी है, ये रैंक किया जाता है. इंडिया जो है वो टॉप रैंकर है ग्लोबली एनआरआई फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंटिफिक पब्लिकेशंस के लिए. स्विट्जरलैंड ने जो है वो MFN मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस इंडिया को दिया था उसे खत्म कर दिया है 1 जनवरी 2025 से. ठीक है. मोस्ट फेवर्ड नेशन अगर कोई कंट्री किसी को देता है टाइटल, तो उसमें बेसिकली वो अपना जो ट्रेड है उसको ईजियर बनाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर टैक्स और जो टैरिफ होता है वो कम लगाता है. अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टाइटल है वो किसी कंट्री से ले लिया जाता है तो मतलब अब वो उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहा. तो स्विट्जरलैंड जो है वो इंडिया को अब इतनी प्रायोरिटी नहीं देगा. न्यू CMD ऑफ IOCL जो है वो अरविंद सिंह सहाने हैं. अब एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं. तो थीम ICA ग्लोबल कॉपरेशन कॉन्फ्रेंस 2024 की रही है, कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल. इंडिया की एवरेज एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी 1985 से 2023 तक थी 2115.95 बिलियन क्यूबिक टन. उसके बाद हु इज़ इंडिया सेकंड FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियन, तो वो हैं डी गुकेश 18 ईयर्स की एज में. 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किस चीज़ के लिए लाया गया, तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए साइमल्टेनियसली इलेक्शन कंडक्ट करवाना है इसलिए. न्यू ICC चेयरमैन जो हैं वो जय शाह बने हैं, ये भी यंगेस्ट हैं ICC के चेयरमैन एट द एज ऑफ 36. तो इसके बाद हम एक बार मेमोरेबल जो पॉइंट्स हैं उनको क्विक रिवाइज कर लेते हैं. तो व्यास सम्मान दिया गया था कौन देश को वासी बुक के लिए. ISA के 104th मेंबर जो हैं वो बने हैं अर्मेनिया, परमानेंट मेंबर इंटरनेशनल सोलर लाइंस. प्रोव 3 को लॉन्च किया गया PSLV C59 के हेल्प से. टाइम ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जो टाइम्स मैगजीन है उसमें 2024 के टाइम पर्सन दिया गया डोनाल्ड ट्रंप को. IBSF बिलियर्ड जो है वो पंकज अडवाणी ने जीता है. और फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल जो चैंपियनशिप है वो रियल मैड्रिड ने जीती है. पॉकेट वीटो में प्रेसिडेंट इंडेफिनिट टाइम के लिए बिल को होल्ड कर सकता है. सस्पेंसिव वीटो में रिकमेंडेशन के लिए रिटर्न करता है. NHRC एस्टेब्लिश हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को. जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स के टाइम इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड. फर्स्ट पेशवा टू अटैक दिल्ली बाजीराव वन. शाह बेखबर कहा जाता था बहादुर शाह वन को. जीके एंड साइंस की अगर बात करें तो हाइग्रोमीटर मेजर करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को. आर्टिफिशियल रेन के लिए यूज होता है सिल्वर आयोडाइड. पेनक्रियाज जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है. फर्स्ट मतलब लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो बॉडी में कौन सा है ये आप मेरे को बताएंगे. B12 की कमी से पेरनीशियस एनीमिया होता है. IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर जो है वो वियना ऑस्ट्रिया
ऑस्ट्रिया में है और वाइल्ड सेंचुरी जो है वो रन ऑफ कच्छ में है। सो इसके साथ हमने फरवरी मंथ के जितने भी अफेयर्स थे, करंट अफेयर्स, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ हिस्ट्री के फैक्ट देखे, कुछ पॉलिटी से रिलेटेड चीज़ें देखी। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक कीप स्टडिंग हार्ड। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।